गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोग रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो हमने पूरा कवर कर दिया था। डीआरआर और डीआरआई के क्या प्रोविजंस होते हैं इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो आज हम लोग रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का इलस्ट्रेशन करेंगे। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 है आपकी बुक में। तो इस इलस्ट्रेशन को आज हम लोग देखते हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 में लिखा हुआ है, नर्सरिंग ग्रीन लिमिटेड इशूड 50,000 debentures of 10 each on 1st April 2017, redeemable at par on 30th June 2018। तो 1st April 2017 को पहले हमको डिबेंचर्स को इशू करना है। डिबेंचर्स को इशू करने की एंट्री भी हमने डिस्कस की थी कि 2 एंट्रीज़ ही की जाएंगी। तो ये देखिए 2 एंट्री यहाँ पे की गई हैं और क्वेश्चन में और भी पढ़ लेते हैं क्योंकि शायद ऐसा भी लिखा हुआ है कि डिबेंचर्स की एप्लीकेशन ज़्यादा आई हैं। ये देखिए आगे लिखा भी हुआ है, द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 55,000 डिबेंचर्स एंड द अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रो राटा बेसिस। तो जितने डिबेंचर्स हैं हमारे पास उससे ज़्यादा की एप्लीकेशन आ गई हैं। सारे के सारे डिबेंचर्स को अगर हम अलॉट भी कर दें तो ये 5,000 जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस हैं इसको किसी भी तरह से एडजस्ट नहीं किया जा सकता। तो ये पैसा वैसे भी हमें वापस ही करना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, पहली एंट्री बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। पूरी 55,000 एप्लीकेशंस हम रिसीव करेंगे। 55,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, 5,50,000। और उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा 5,000 एप्लीकेशंस आ गई हैं इसको कंपनी रिजेक्ट कर देगी क्योंकि 5,000 एक्स्ट्रा डिबेंचर्स हमारे पास हैं ही नहीं जो हम इशू कर पाएँ। तो नेक्स्ट एंट्री होती है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स में 5 लाख ही जाएगा और जो 50,000 एक्स्ट्रा रिसीव हुआ है वो हम रिटर्न कर देंगे। तो ये 2 एंट्री हो गई हमारी इशू की। उसके बाद आगे देखते हैं, डिबेंचर को रिडीम हमें करना है 30th जून 2018 को। तो हमने ये डिस्कस किया था कि रिडेम्पशन के पहले डीआरआर और डीआरआई का जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो 30th जून 2018 को अगर डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं तो इसके ठीक पहले जो मार्च में एंड हुआ होगा ईयर, उस दिन तक हमारा डीआरआर कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो 30th जून 2018 के पहले जो मार्च आएगा वो आएगा 31st मार्च 2018। ईयर तो सेम रहेगा, तो जून के पहले जो मार्च आएगा 31st मार्च 2018, इस दिन तक हमारा डीआरआर कंप्लीट हो जाना चाहिए। और डीआरआर हमने डिस्कस किया था कि डीआरआर 25% भी हो सकता है और 100% भी हो सकता है। अगर रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल है तो डीआरआर 25% बनाएंगे हम। अगर रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स है तो हम 100% डीआरआर बनाएंगे। बाय डिफॉल्ट रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल ही होगा। तो क्वेश्चन में हम लोग देख भी लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, द डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन द ड्यू डेट, assume that required investment was made on 1st April of the financial year in which the redemption is due, pass necessary journal entries regarding issue and redemption, DRR and investment, assume that interest was payable on debentures on 31st March every year, ignore TDS। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि रिडेम्पशन कैपिटल से है या प्रॉफिट से। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल कंसिडर करते हुए 25% डीआरआर बना लेंगे। तो ये देखिए हमारे डिबेंचर्स हैं 5 लाख रुपीज़ के। 5 लाख का आप 25% अगर निकालते हैं तो 1,25,000 रुपये आएगा। तो ये देखिए डेट हमने अभी डिस्कस किया, 31st मार्च 2018 को सबसे पहले डीआरआर बनाया जाएगा। डीआरआर की हमने एंट्रीज भी डिस्कस की थी कि डीआरआर इज़ ऑलवेज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट में से ही कुछ पैसा हम रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसकी एंट्री होती है सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू डीआरआर। ये अकाउंट यहाँ पे मिस्टेक से प्रिंट हो गया है, इसको आपको नहीं लिखना है। तो अकाउंट नहीं लिखेंगे, स्टेटमेंट अगर है तो अकाउंट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लिखा जाएगा सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू डीआरआर। तो 1,25,000 का डीआरआर हमने बनाया। उसके बाद डीआरआई के बारे में हमने डिस्कस किया था कि डीआरआई में पैसा इन्वेस्ट होता है 1st अप्रैल से लेके 30th अप्रैल के बीच में। तो क्वेश्चन ने ऑलरेडी हमको बता दिया है कि कब इन्वेस्ट किया जा रहा है, 1st अप्रैल को इन्वेस्ट किया जा रहा है।
तो हम DRI में पैसा इन्वेस्ट करेंगे 1 अप्रैल को, लेकिन उसके पहले हमको इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि इंटरेस्ट का पेमेंट हर साल 31 मार्च को किया जाता है। तो इस समय हम 31 मार्च को ही एंट्री कर रहे हैं। डिबेंचर को हमने इशू किया था 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरा 1 साल होता है। 1 साल का इंटरेस्ट कितना आएगा? 5 लाख रुपए पे अगर आप 10% कैलकुलेट करते हैं तो 50,000 रुपीज़ इंटरेस्ट आता है पूरे साल का। तो इसका पेमेंट हमें करना चाहिए। ये देखिए 31 मार्च को एंट्री कर दी गई है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स और डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की एंट्री तो हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें TDS आपको इग्नोर करना है, क्वेश्चन में दिया भी नहीं है TDS आपको। तो हमने 31 मार्च को इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया, पूरे साल का इंटरेस्ट एक साथ। उसके बाद 31 मार्च के आगे जब हम बढ़ेंगे तो 1 अप्रैल आ जाएगी। 1 अप्रैल को देखिए पैसा इन्वेस्ट किया गया DRI हमने डिस्कस किया था कि DRI हमेशा 15% होता है जितने डिबेंचर्स हमको रिडीम करने हैं। तो इस समय तो हम रिडेम्पशन कर रहे हैं लंप सम में, तो पूरे ही डिबेंचर्स हमको एक साथ रिडीम करने हैं। तो 5 लाख रुपीज़ का अगर आप 15% निकालें तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 5 75 आता है। तो हम पैसा इन्वेस्ट कर देंगे DRI टू बैंक 75,000। तो पैसा इन्वेस्ट हो गया, ये भी एंट्री हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद रिडेम्पशन की डेट आ जाएगी। रिडेम्पशन होना है 30 जून को। तो 30 जून को अब आप क्या करेंगे? रिडेम्पशन भी करेंगे, साथ ही साथ जो अप्रैल से लेके 30 जून के बीच में जो 3 महीने होते हैं उसका इंटरेस्ट भी आप पे करेंगे। तो 3 महीने का पहले इंटरेस्ट पे कर देते हैं। सेम एंट्री हो जाएगी, डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक। तो ये देखिए यहाँ पे एंट्री की गई है, डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक आगे करी गई होगी, अभी हम देख लेंगे एंट्री। तो इंटरेस्ट की एंट्री हो गई। उसके बाद सेम डे हम क्या करेंगे? जो पैसा हमने DRI में इन्वेस्ट किया था उसको हम इन कैश करा लेंगे, वापस निकाल लेंगे। तो ये देखिए पैसा जब हमने इन्वेस्ट किया था तो एंट्री हमने की थी DRI टू बैंक, और जब पैसा हमने निकाला तो एंट्री करी बैंक टू DRI, रिवर्स एंट्री कर दी। ये एंट्री हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। तो पूरा पेमेंट हमने बैंक से वापस निकाल लिया। उसके बाद हमने रिडेम्पशन कर दिया। 2 एंट्री रिडेम्पशन की होती हैं। पहली एंट्री डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर और दूसरी एंट्री डिबेंचर होल्डर टू बैंक। तो ये देखिए डिबेंचर होल्डर टू बैंक में हमने क्या किया? डिबेंचर का पैसा और इंटरेस्ट का पैसा एक साथ पे कर दिया है। तो इंटरेस्ट को पे करने की एंट्री भी डिबेंचर होल्डर टू बैंक होती, और डिबेंचर्स का रिडेम्पशन करने की भी जो सेकेंड एंट्री होती है वो यही होती है, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। तो यहाँ पे एक साथ कर दिया गया है। हमने 5 लाख और 12,500 रुपये जो इंटरेस्ट का था वो एक साथ डिबेंचर होल्डर्स को दे दिया एक ही एंट्री के थ्रू। तो एक ही जैसी एंट्री है और सेम डे एंट्री होनी है, तो आप एक ही दिन कर सकते हो, क्योंकि डिबेंचर का इंटरेस्ट भी हम 30 जून को ही पे कर रहे थे। ये देखिए एंट्री यहाँ पे लिखी हुई है, डिबेंचर का इंटरेस्ट पे करने की एंट्री भी हमको 30 जून को ही करनी थी, तो सेम डे ही वो एंट्री कर दी गई। डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स, और सेकेंड एंट्री हमारी होती डिबेंचर होल्डर्स डेबिट टू बैंक, और रिडेम्पशन की भी सेकेंड एंट्री डिबेंचर होल्डर टू बैंक ही होती है, और डेट भी सेम है, तो एक साथ एंट्री कर दिया गया है। और उसके बाद आप क्या करेंगे? जो DRR हमने बनाया था, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, उसको हम एट द एंड ऑफ रिडेम्पशन जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये देखिए लास्ट एंट्री, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व डेबिट टू जनरल रिजर्व, पूरा का पूरा पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो इसी सीक्वेंस में हमने क्लास में भी एंट्री डिस्कस की थी कि इसी तरह से एंट्रीज़ की जाती हैं। तो ये देखिए इस तरह से एंट्रीज़ की गई हैं, 2 एंट्री इशू करने की, 2 एंट्री DRR की, 2 एंट्री DRI की, और 2 एंट्री रिडेम्पशन की। सिर्फ यहाँ पे इंटरेस्ट की एंट्री अलग से की गई हैं, बाकी सारी एंट्रीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 था हमारा। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 4 देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में डिफरेंस क्या है? एक चीज़ हमको DRR के बारे में और पता होनी चाहिए कि कुछ ऐसी कंपनीज़ भी हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिनको DRR नहीं बनाना होता। DRR और DRI दोनों, ये जो दोनों प्रोविजंस हैं, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं। तो ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके ऊपर DRR और DRI के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो अप्लाई नहीं होते? तो पहले रियल एस्टेट कंपनीज़ पे अप्लाई नहीं होते थे, लेकिन अब रियल एस्टेट कंपनीज़ पे अप्लाई होते हैं। तो उसके अलावा अब कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं? तो जो कंपनीज़ एक्ट 2013 है
उसका जो रूल नंबर 18 है, सब रूल 7, उसमें ये चीज़ लिखी हुई है कि देर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर एग्जांपल ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग कंपनीज हो सकती हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हो सकती हैं। इन ऑर्गेनाइजेशंस को डीआरआर और डीआरआई बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिया रहता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इशूड डिबेंचर्स और बाद में उसको रिडीम भी किया उन्होंने, तो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ इशू की और रिडेम्पशन की एंट्री करनी होगी, आपको डीआरआर और डीआरआई की एंट्री नहीं करनी होगी। तो ये कंसेप्ट जो है ये आपके बुक के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, चैप्टर के स्टार्टिंग में। तो एक बार सभी स्टूडेंट इसको पढ़ भी लेंगे। एग्जेम्पशंस फ्रॉम क्रिएशन ऑफ डीआरआर और एग्जेम्पशंस फ्रॉम क्रिएशन ऑफ डीआरआई। तो डीआरआर और डीआरआई दोनों का जहाँ पे कंसेप्ट दिया है बुक में, वहाँ पे ये चीज़ भी लिखी हुई है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशंस इसको नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 4 में सिर्फ इसीलिए इलस्ट्रेशन आपको दिया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है बैंक ऑफ इंडिया हैज़ आउटस्टैंडिंग 1 लाख डिबेंचर्स। आउटस्टैंडिंग है मतलब पहले से इशू है, इशू की एंट्री तो करनी नहीं है आपको। तो 1 लाख डिबेंचर्स हैं, 10 रुपये का एक डिबेंचर है मतलब 10 लाख रुपए के हो गए। 30th जून को रीपेमेंट होना है, दे आर ड्यू फॉर रिडेम्पशन ऑन 30th जून। हाउ मच अमाउंट ऑफ डीआरआर शुड बी क्रिएटेड बिफोर रिडेम्पशन एंड ऑल्सो हाउ मच अमाउंट शुड बी इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटीज़। तो इसका आंसर होगा नो अमाउंट शुड बी ट्रांसफर टू डीआरआर एंड नो अमाउंट शुड बी इन्वेस्टेड इन डीआरआई। तो ये देखिए सिर्फ रिडेम्पशन की एंट्री की गई है, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर होल्डर टू बैंक। तो सॉल्यूशन में नीचे नोट में ये लिखा भी हुआ है सब। तो ये इलस्ट्रेशन आपको बुक में मिल जाएगा। इस इलस्ट्रेशन के नीचे नोट में ये लिखा भी हुआ है कि जो रूल है 18 सब रूल 7, उसमें साफ किया गया है कि डीआरआर और डीआरआई किस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं बनाना है। तो उसमें बैंक्स भी हमारे आते हैं। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 4 इस तरह से हो जाएगा हमारा, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 भी देख लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ है एक्स जोन लिमिटेड इशूड 1 लाख डिबेंचर्स 50 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन 30th जून 2016 और रिडेम्पशन होगा 31 मार्च 2018 को। तो पहले हम इशू की एंट्री कर लेते हैं। ये देखिए इशू की एंट्री 30th जून 2016 को की जा रही हैं। बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स डेबिट टू डिबेंचर्स, क्योंकि डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू किया गया है। तो इशू की एंट्रीज तो हम लोग ने कर ली। टोटल डिबेंचर्स 50 लाख रुपए के हैं, 10% का डिस्काउंट हो गया 5 लाख रुपए और 45 लाख कंपनी को रिसीव हो गया। तो इशू की एंट्री हो गई। अब रिडेम्पशन होना है 31 मार्च 2018 को, रिडेम्पशन की डेट हमको दे रखी है। तो 31 मार्च 2018 के पहले जो 31 मार्च आएगी, तो अब तो 1 साल पहले ही आएगी। तो इस डेट तक हमारा डीआरआर कंप्लीट हो जाना चाहिए। और डीआरआर कितना होना चाहिए, 25% या 100%। तो अब देख लेते हैं हम लोग। आगे लिखा है द कंपनी डिसाइडेड टू क्रिएट डीआरआर ऑन 31 मार्च 17 एंड इन्वेस्ट इन एफडी विद बैंक earning 10% interest on 1st April to meet the legal requirements. TDS was 10%. Past journal entries for issue and redemption along with interest. तो रिडेम्पशन तो आउट ऑफ कैपिटल ही होगा, दैट मीन्स, क्योंकि ऐसा तो लिखा नहीं कि रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स है। तो अब हम लोग सबसे पहले डीआरआर क्रिएट करेंगे 31 मार्च 17 तक 25% डीआरआर। तो 50 लाख रुपए के टोटल डिबेंचर्स हैं हमारे। 50 लाख रुपए का 25% अगर निकाला जाए तो 12,50,000 आता है, 12,50,000 रुपए। तो ये देखिए 31 मार्च को सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू डीआरआर सेम एंट्री की गई है 12,50,000 रुपए से। ये जो 5 लाख रुपए का ऊपर डिस्काउंट था, इसको हमने पहले राइट ऑफ किया। इसको हमने 31 मार्च को पूरा का पूरा स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ट्रांसफ़र करके राइट ऑफ कर दिया। तो ये तो हमने प्रीवियस चैप्टर में भी सीखा है कि जो डिस्काउंट होता है या जो लॉस होता है उसको हम सेम ईयर राइट ऑफ कर देंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा जो टॉपिक्स हैं वो बोर्ड ने हटा दिए हैं। तो जो भी डिस्काउंट होगा या जो भी लॉस होगा उसको आप उसी साल पूरा का पूरा राइट ऑफ कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल से। तो पहले हमने वो कर दिया और उसके बाद हमने डीआरआर क्रिएट कर दिया। तो 12,50,000 रुपीज़ का 25% जो है अमाउंट निकाला गया है, उसी का हमने डीआरआर बना लिया। तो 50 लाख का 25% 12,50,000 आ गया और हमने डीआरआर क्रिएट कर लिया। अब 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में हमको डीआरआई में पैसा इन्वेस्ट करना है।
और DRI में कितना इन्वेस्ट करना है, 15%। तो ये देखिए 1 अप्रैल यहाँ पे डेट डाल दिया गया। DRI टू बैंक पैसा इन्वेस्ट हो गया। 50 लाख रुपीज़ का 15% अगर निकालें तो 7,50,000 आएगा। तो हो गया 7,50,000 इन्वेस्ट हो गया। उसके बाद जब रिडेम्पशन की डेट आएगी, रिडेम्पशन की डेट है 31 मार्च 2018, तो रिडेम्पशन की डेट जब आएगी तब आप इस पैसे को निकाल लेंगे। तो पैसे को निकाल लेंगे, एंट्री क्या होगी, बैंक टू DRI। तो जब इन्वेस्ट किया था तो DRI टू बैंक, जब निकालेंगे तो बैंक टू DRI। ये देखिए बैंक डेबिट टू DRI। तो DRI में तो 7.5 लाख रुपए था, लेकिन हमको इंटरेस्ट भी मिला 10%। तो हमको 10% इंटरेस्ट मिला तो ये हमारी इनकम हो गई, इनकम क्रेडिट होती है। तो ये देखिए इनकम को क्रेडिट किया गया। ये सेम एंट्री हमने डिस्कस की थी ऑनलाइन क्लास में। तो 75,000 हमको इंटरेस्ट मिल गया, और इस इंटरेस्ट पे 10% का टैक्स भी डिडक्ट हो रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 10% TDS है, तो ये हमारे लिए एक्सपेंस हो गया। तो TDS को हम डेबिट करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंस है। तो ये देखिए लिखा हुआ है TDS कलेक्टेड डेबिट 7500। 75,000 का 10% निकालेंगे आप, जो इनकम हुई है उसका 10%। तो इनकम तो सिर्फ 75,000 हुई है, तो उसका 10% आता है 7,500। तो हमको फाइनली फिर पैसा कितना मिलेगा, 8,17,500 रुपीज़। तो हमने इन्वेस्ट किया था 7,50,000, 75,000 का आपको इंटरेस्ट मिल गया, तो उसको आपने ऐड किया, टोटल हुआ 8,25,000, और उसमें से 7,500 आपका टैक्स कट गया, तो 8,17,500 आपको रिसीव हो गया। तो पैसा भी हमने विड्रॉ कर लिया DRI से। उसके बाद 2 एंट्री हमने कर दी रिडेम्पशन की, डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक। ये हो गई रिडेम्पशन की एंट्री। और रिडेम्पशन के बाद जो हम DRR बनाते हैं उसको जनरल लेजर में ट्रांसफ़र कर देते हैं एट लास्ट। तो लास्ट एंट्री होती है DRR को जनरल लेजर में ट्रांसफ़र करने की। तो वो भी एंट्री हमने कर दी। 12,50,000 का DRR आपने बनाया था 25% के बराबर, इसको आप जनरल लेजर में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो इस तरह से एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। तो रिडेम्पशन अभी हमारा पार पे है। रिडेम्पशन अगर प्रीमियम पे होता तो यहाँ पे एक एंट्री और बढ़ जाती, डिबेंचर्स डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स और डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक। ये एंट्री तो वही रहती। तो डिबेंचर का रिडेम्पशन अभी पार पे है और डिबेंचर का रिडेम्पशन प्रीमियम पे भी होता है। हमने देखा है ये चीज़ कि रिडेम्पशन सिर्फ पार और प्रीमियम पे ही होता है। तो अभी पार पे है, प्रीमियम पे होता तो प्रीमियम का पेमेंट भी हम डिबेंचर होल्डर्स को करते। तो अभी हम सिर्फ डिबेंचर्स का पैसा दे रहे हैं 50 लाख रुपए। तो अदरवाइज़ फिर हम प्रीमियम के साथ पेमेंट करते पूरा। तो इस तरह से एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। तो आई होप ये इलस्ट्रेशन समझ में आए होंगे सभी स्टूडेंट्स को। बिल्कुल सिंपल एंट्रीज़ हैं, जैसे हम लोग ने क्लास में डिस्कस की थी सेम एंट्रीज़ हो रही हैं। तो आगे की क्लास में हम लोग और भी इलस्ट्रेशन इस टॉपिक के कर लेंगे, और कोई नया टॉपिक इस चैप्टर में हमको नहीं करना है तो इसी के कुछ इलस्ट्रेशन हम और करेंगे। फिर अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन से इसके अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस आपको करने हैं। ऑलराइट, तो सभी स्टूडेंट्स इन इलस्ट्रेशंस को एक बार और बुक में ज़रूर देख लें ध्यान से, और इसके जो थ्योरी पार्ट है चैप्टर का वो स्टार्टिंग में दिया हुआ है, उसको भी एक बार रिवाइज ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।